अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमें हिबा और हमें इस वक्त दिया जा रहा नॉवेल्स चैनल पे, और आप भी इस वक्त यहीं पे ही हैं, लेकिन हम अलग अलग घर में हैं। चले नॉवल मिस्टर पोजेसिव लव्स के दो एपिसोड रीड करेंगे हम आज। तो उसके बाद राइटर ने अभी तक एपिसोड नहीं दी, जैसे कि उनकी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से, और वो कुछ मसरूफ़ हैं अपनी स्टडी वगैरह में, इसलिए ठीक है। हाथ खड़े करते हैं हम। इसके बाद आपको एपिसोड मिलेगी आज थर्सडे है ना, तो आपको एपिसोड मिलेगी, आपको एपिसोड अगले मंडे या ट्यूसडे को मिलेगी, ठीक है। उससे पहले मत पूछिएगा, ठीक, आपको बता दिया है, उससे पहले मत पूछिएगा, आपको इस टाइम एपिसोड मिलेगी। चलें बगैर किसी देरी के नावल को स्टार्ट लेते हैं। उसके साथ ही नावल में क्या हो रहा है ये भी देखते हैं। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 51 बाय दी अज़हरा नॉवेल्स। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन कर सकते हैं जब इधर इनके चैनल पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बस एक मिनट पर बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे बगैर बताए मत कीजिएगा, ओके जी। इसके बाद वीडियो को लाइक लाजमी करें, ठीक। तो तुमने ये किया। उस लड़की की आंखों से आंसू ज़ारो ज़ार बह रहे थे, ऐसे जैसे यकीन करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो, जबकि वो दोजानो इसके नज़दीक बैठा बस उसे चमकती नज़रों से देख रहा था। तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी। हाथ उसके कंधे से हटाते, उसकी गर्दन पर रखते उसने अंगूठे से उसकी गर्दन को धीरे से सहलाया। उसकी बात पर जैसे एकदम ही आखिरी उम्मीद भी टूट गई। क्यों किया तुमने ये? वो कुछ पल लब भींचते खामोश नज़रों से उसे देखती रही, बिल्कुल खाली नज़रों से, और फिर एकदम चीख पड़ी। बाहर बादल की गिरज एकदम बढ़ी। उसने उस शख्स का हाथ अपनी गर्दन से हटाना चाहा, तुम्हें खुद का मुसाफिर बनाने के लिए, और दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। वो धीरे से उसकी जानिब अचानक झुका। उसकी गर्म सांसों की तपिश ने इतनी यकबस्ता ठंड में भी यमन वहीद का चेहरा दहका दिया। वो गहरी गहरी हिचकियां लेती उसे देखने लगी, जिसकी गिरफ्त अब उसकी गर्दन पर बढ़ गई थी। तुम मेरी हो ना? मेरी हो तो तुम्हें कोई और क्यों देखे? वो पुरसोच अंदाज में भुएं सकेड़ कर काली चमकती आंखों से उसे घूरते एक एक लफ्ज पर दबाव देते बोला। उसके बालों से पानी के कतरे उस लड़की के पैरों पर टपक रहे थे। उसने झिड़झिड़ी सी ली। नफरत है मुझे तुम। वो कई पल उसे देखती रही। बादल की गिरज, बिजली की चमक, ठंडी हवाएं, सब पसे मंजर चला गया। वो बिलाकर चीख कर बोली थी, और पूरी ताकत लगाते उसका हाथ अपनी गर्दन से झिड़क दिया। वो धीरे से कांप रही थी, लब लर्ज रहे थे। तुम्हें इस जज्बे का हक नहीं रखती। मेरे मामले में तो हरगिज नहीं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, कहो। वो पीछे हटे अपने झटके के हाथ को वहशी अंदाज में देखने लगा। उसने यकदम मुट्ठी भींच डाली और गर्दन सीधी करते खूंखार नजरों से उसे देखा, जो उठने की कोशिश में दोहरी हो रही थी। वो चीखता इस तक पहुंचा और इसका गला दबोचे इसे पीछे दीवार में बनी अलमारी के शीशे से लगाया। उसका सांस वहीं कहीं सीने में अटक गया। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत कर सकती हो। कोई और जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो गहरी फूलती सांसों के दरमियान उसके गले पर दबाव बढ़ा गया। उस लड़की की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। वो शिद्दत बेबसी से आंखें मींच गई। यमन, आंखें खोलो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती। देखो तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। वो उसके गले से यकदम हाथ हटा गया उसकी बंद आंखों को देखकर, और वो शख्स कहता था मैं तुम्हें मार दूंगा। मजाक का केस। वो पागल होते नफी में गर्दन हिलाने लगा। यमन वहीद ने बहुत आहिस्तगी से आंसू से भरी आंखें खोली और इसकी सुरख होती आंखों में देखा। जाने दो मुझे। वो गहरे गहरे सांस भरते सफ़ेद चेहरा लिए बोली थी। उसके दिल में ठेस उठी। क्या इतना आसान था उस शख्स से नफरत का दावेदार होना? कहाँ? तुम मेरी बीवी हो ना, और बीवी शोहर के साथ रहती है। कहाँ जाना है तुम्हें? हम कहीं नहीं जा रहे, चलो घर। ये सब कुछ भी नहीं हुआ, चलो। वो बार बार नफी में सर हिलाता, हाथ बढ़ाकर लरसते हाथों से उसके आंसू साफ करते बोला, जबकि आंसू ढीठ बने बार बार गालों पर फिसल रहे थे। बाहर बारिश अब भी अपने जोरों पर थी। उस शख्स ने तो उस लड़की का हाथ पकड़े उसे घसीटा। नहीं, तुम एक दरिंदे हो। वो अटकते लहजे में अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती, बोलती दरमियान में शिद्दत से हिचकी ले गई। उसने गर्दन मोड़कर ऐसी खौफनाक नजरों से उसे देखा कि वो सांस रोक गई। अगर तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश कर सकता हूँ तो तुम्हारे दूर जाने पर तुम्हें भी मार सकता हूँ, और दरिंदे तो कुछ भी कर जाते हैं। वो दरिश्तगी से उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त करते बोला, जबकि उसकी इतनी खुली वजाहत पर वो साकित नजरों से उसे देखती रह गई। क्या वो वही शख्स था जिसकी बातों पर वो खुद पर रश्क करती थी? तुमने? वो इंतहाई मध्यम
आवाज में बोली, इतनी मध्यम कि वो सुन ना पाया। बस उसके फड़फड़ाते लबों की लर्जिश महसूस करते वो इसे देखे गया। क्यों किया तुमने ऐसा? छोड़ो मुझे। वो फिर से पूरी कुव्वत से चला उठी। ये ख्याल, ये बातें ही रूह को छलनी कर रही थी कि जिस शख्स को उसने चाहना शुरू किया वो इसकी जिंदगी को बर्बाद करने का जिम्मेदार था। हाँ, मैंने किया, सब कुछ किया। पिछले 4 साल से मैंने इंतजार किया, तुम्हें अपनी नजरों के दायरे में रखा, तुम्हें देखने वाले की आंखें निकाली, तुम्हें छूने वाले के हाथ काटे, तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले कदमों को काट कर फेंक दिया। वो इसकी जानिब कदम उठाने लगा। वो डरो हैरत से एक जगह स्टिल हो गई। उसका दिल डूब गया। वो इसके बिल्कुल सामने आते चमकती आंखों से बोला, जरा नीचे झुका और चेहरा उसके कान के करीब किया। मैंने कहा था ना, मैं आखिरी हद के पार खड़ा हूं और अब तुम मेरी हद के दायरे के अंदर शुमार होती हो यमन वहीद। मैं तुम्हारे लिए पागल भी बन सकता हूं और 4 साल से बना हुआ हूं। वो उसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में बोला, नहायत मध्यम लहजा और गर्म सांसों की तपिश। उसे लगा वो एकदम तपते सहरा में पहुंच गई। मैं ही तुम्हारा जख्म हूं और मैं ही मरहम, वो इसी मर्तबा इंतहाई सर्द लहजे में बोला। वो दांत कचका डाले। यमन वहीद को एकदम शिद्दत से सर्दी का एहसास हुआ। वो चेहरा इसके कान के करीब से हटा गया। यमन वहीद ने आंखों में पानी की परीत लिए इसे देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, कोई पछतावा, कोई गम नहीं था। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता था? भला शैतान को गलत काम करने के बाद पछतावा होता है? 4 साल, वो धीरे से लड़ते लबों से लड़खड़ाते लहजे समेत हैरत से बोली। 4 साल, 2 माह, 36 मिनट और 45 सेकंड तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हें सुकून दिया और फिर? वो एक तरफा हंसा। हाँ, वही मुस्कुराहट जिस पर किसी वक्त में यमन वहीद फिदा थी, जो उसे पसंद थी, आज जहर लग रही थी। यही तो है वक्त और हालात का खेल, वो आपको बदल देते हैं। इसमें तुम्हारा कसूर है सरासर, तुम्हारा। तुम्हें अपने इन हाथों से मुझे नहीं छूना चाहिए था। वो इसके लड़ते हाथों को थामते बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन इसकी आंखों में अजीब सी सरकशी थी। वो हैरत तो नासमझी से इसे देखने लगी। हॉस्पिटल पर तुम्हें स्ट्रेचर पर डालते पहली बार तुम्हारे इन हाथों ने मुझे यहाँ छुआ था। जासिब कमाल तो वहीं अटक गया था। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेते उसके हाथ की उंगलियां अपनी गर्दन की साइड पर फेरी। वो शिद्दत से कांप उठी। क्या उसे 4 साल पहले उस लड़की का उसकी गर्दन को सरसरी सा छूना याद था? वो हैरत से उसे देखने लगी। जब वो खुद इसे हॉस्पिटल लेकर आया था, इसे यूनिवर्सिटी में बंद करने के बाद जख्मी हालत में, वो जासिब कमाल था और इससे मतलब की बातें हमेशा याद रहती थी। तुम मुझसे दूर नहीं गई थी यमन वहीद, तुम्हें मैंने भेजा था तुम्हारे सुकून के लिए। मैंने तुम पर रहम किया, अब तुम मुझ पर रहम करो। वो इसका हाथ छोड़ गया। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई, लेकिन उसकी चमक के पीछे कुछ था जैसे छुपाया जा रहा था। क्या अभी भी कुछ बाकी था? तो तुमने रहमत, वो कुछ बोल ही ना पाई। वो शख्स बगैर किसी पछतावे के सामने खड़ा था। क्या उसकी बातों का असर होगा उस शख्स पर? तुम कैसे उस बासल अहमद के करीब जा सकती हो? उसे तो मैंने तुम पर नजर रखने के लिए मुख्तिस किया था। तुम दगा दे रही थी मुझे, तुम्हें खुद के करीब लाना था, इसलिए रहमत का एक्सीडेंट करवा दिया। तो बस तकबर, कुछ बोल ही नहीं पा रहे इसके बाद हम। वो एकदम किसी वहशी की तरह उसके दोनों कंधों पर हाथ जमाते घुराया। उसके माथे पर बल पड़ गए और हलक कड़वा हो गया, जबकि वो हैरत के एक और शदीद झटके में थी। बासल अहमद, फड़फड़ाता नाम धीरे से लड़ते लबों से आजाद हुआ। वो तो समझी थी कि वो अपनी बहन की दोस्त की मदद कर रहा है। वो शर्मिंदा है उसकी माँ की मौत की वजह से, तब भी वो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन वो तो इस पागल शख्स का गुलाम निकला। मत नाम लो उस बेगैरत का। वो इंतहाई तेज में जमीन पर ठोकर मारते पागल होते चीखा। यमन वहीद खौफ से लड़ते दूर हो गई। आंसू उसकी आंख से गाल पर लड़। मुझे तुमसे इश्क है यमन वहीद, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम आखिरी रिश्ता हो, तुम भी छोड़ दोगी क्या? वो भी यकीनी से उस लड़की को देखने लगा जो हैरत से उसे देख रही थी। वो काली चमकती आंखों के पीछे नमकीन पानी था जो आंखों को मजीद चमकदार बना रहा था। तुमने कहा था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी यमन वहीद, नहीं छोड़ोगी ना? वो बहुत आज से पूछने लगा, ऐसे जैसे छोटा बच्चा अपनी बात मनवाने को रोती आंखों के साथ पूछता है। वो वहीं स्टिल हो गई। उसका दम घुटने लगा था। यहाँ तो तुमने सब खत्म कर दिया, मोहब्बत का जज्बा भी। जासिब कमाल, मुझे तुमसे नफरत है। हाँ, मुझे तुमसे नफरत है। वो इसे देखते मध्यम अंदाज में बोली और आखिर में उसका लहजा तेज हो गया। वो शख्स उसे साकित नजरों से देखता रह गया। उसने हाथ की मुट्ठियां भींच डाली।
तुम खुद गर्ज खूनी हो। वो आंसू के दरमियान हिचकियां भरते बोली। उस शख्स की आंखों में वहशत आवारगी उभरी। नफरत करती हो? नफरत करती हूँ तुमसे। सुना तुमने? शदीद नफरत। वो दोहरी होती चीखी। उन बंद शीशे के जार को देखा, उसका दिल बंद होने लगा और वह शख्स उसकी आंखों में अपने लिए शदीद नफरत देखने लगा। क्या यमन वहीद ने सोचा वो ऐसा क्यों था? उसने ऐसा क्यों किया? उसे किस बात का ऐसा डर पैदा हुआ कि वो सब कुछ खत्म कर गया? कोई भी शौक से अपनी कहानी तबाह नहीं करता। उस शख्स की आंख से आंसू का एक कतरा जमीन पर गिरा। वह सख्ती से लब भींच गया। उसके सीने में तकलीफ उठी। तुम पछताओगी यमन वहीद, अपने लफ्ज़ों पर तुम पछताओगी। वह अज़ियत से बहुत मध्यम आवाज़ में बोला। उसकी आंखें धुंधला गई थी। ऐसा ही एक जुमला उसने कुछ वक्त पहले बोला था और यमन वहीद अभी तक पछतावे के शर्त से दूर थी। उसके लहजे की अज़ियत भरी तपश से उस लड़की को तकलीफ हुई थी। भला जिनसे दिल जुड़ जाए उनसे नफरत का जज्बा उस हद तक मजबूत नहीं होता जिस हद तक मोहब्बत का जज्बा होता है, क्योंकि मोहब्बत नफरत से पहले दिल पर परचमान हुई थी। घर चलो, वो गर्दन झुकाए बोला और यमन वहीद का सांस सूख गया। वो सवालात के जवाबात चाहती थी जो सिर्फ बासिल अहमद के पास मुमकिन थे। उसने उसकी झुकी गर्दन को देखा और पूरी कुव्वत लगाकर इसे धक्का देती वहां से भागी। यमन, वो पीछे चीख पड़ा। उसका सांस उखड़ गया। बरसती बारिश में वो आगे गिरती पड़ती भाग रही थी और वह शख्स उसे पुकारते पीछे भाग रहा था। यमन रुक जाओ, मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। वो पागल होते चीखा। वो घर का गेट पार कर गई। उसे होश नहीं था दुपट्टा कहाँ झूल रहा है। वो इस अंधेर महल से निकलना चाहती थी। उसका दम घुट रहा था। यहाँ वो उस शख्स से दूर जाना चाहती थी। यमन वहीद, रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा। वो बारिश में उसके पीछे भागते चला रहा था। उसका दिल शिद्दत से बेचैन हो गया, जबकि वो आगे भागते रोते हुए बस चली जा रही थी। नंगे पाँव से हल्का खून रस रहा था। आसपास से गुजरती गाड़ियों में बैठे लोग जाते हुए इन्हें सर बाहर निकाले देख रहे थे। उसने गिरते पड़ते एक टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठ गई। उसकी हिचकियां टैक्सी में गूंजने लगी। वो किसी भी कीमत पर उस शख्स से दूर जाना चाहती थी और वो चली गई थी। वो वहीं सड़क के किनारे खड़ा उस टैक्सी को दूर जाता देखता रहा। बारिश में भीगता वो जालिम शख्स, जो जालिम क्यों बना ये किसी ने भी जानने की गलती नहीं की। तुमने खुद मुझे शैतान बनाया है। वो जबड़े भींच गया। उसकी आंखों में सफाकियत उभरी। वह खाली सड़क को देख रहा था इंतहाई सफाक नजरों से। माजरत के साथ हम अटक रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन शायद हमने इससे पहले भी एक रिकॉर्डिंग की और वो काफ़ी घंटों की थी, 3 4 5 घंटों की थी शायद, इस वजह से। और हम साथ ही शुरू हो गए इसको भी सिर्फ आपकी वजह से। क्या आप लोग बाद में बोले मत। वो गिरते पड़ते उस छोटे से घर के बाहर खड़ी दरवाजे को पीट रही थी। उसका दुपट्टा गले में झूल रहा था। पाँव नंगे थे जो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। आंसू और खौफ चेहरे पर डेरा जमाए बैठा था। अचानक दरवाज़ा खुला तो वो इंतहाई तेज़ी से बगैर कुछ कहे अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद करने लगी। यमन, क्या हुआ आपको? बासिल अहमद इसकी हड़बड़ाहट को नोट करते बोला। फिर कदम ज़मीन से होती उसके जख्मी पाँव पर पड़ी। आई थिंक नज़र आना है। प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें, वो हिचकियों से रोती हुई बोली। हिम्मत के बावजूद उसका यह हाल था। वो जिस हालत में वहाँ उस कमरे में 5 मिनट खड़ी थी उसकी जान पर बंद आई थी। यमन, क्या हुआ है? इसकी अजीब होती हालत देख वो परेशान हुआ, जो खौफ से बंद दरवाजे को बार बार देख रही थी। वो बुरी तरह हिचकियाँ ले रही थी, इतनी शिद्दत से कि कुछ बोला ही ना गया। हलक खुश्क हो गया, अल्फाज कहीं अंदर गुम हो गए। क्या हुआ जाज़ब सर को? बासिल अहमद ने इसके चेहरे को देखते कदम किचन की तरफ बढ़ाए कि इसे पानी दे सके, लेकिन वो नफ़ी में ज़ोर से सर हिलाने लगी। उसका दिल बंद हो रहा था। यमन, पुरसुकून रहो और बोलो क्या हुआ। वो इसे अपने साथ अपने छोटे से कमरे में लाते पूछने लगा। साइड टेबल से जग उठाकर पानी ढेलकर गिलास से थमाया। पानी पिए, वो नरमी से बोला था, जबकि वह लड़खड़ाते हाथों से गिलास थाम गई। इसने एक घूंट भरा। एक गहरी हिचकी से गिलास लड़खड़ा कर फर्श पर गिरा और कांच हर जगह फैल गया। इसने सबको मार दिया। वो एक दरिंदा है और तुम इस दरिंदे के हमराज। वो खड़े लड़खड़ाते लफ्ज़ों से उसे समझाने की कोशिश करने लगी। उस शख्स का वो रूप जो इस पर आश्कार हुआ था, एक ऐसे शख्स को 4 साल से साये की तरह उसके साथ था। क्या उसने कभी सोचा सिर्फ अपनी बहन की दोस्त की वो इतनी मदद क्यों कर रहा था? नहीं, यमन वहीद बेवकूफ़ थी और उसने कुछ नहीं सोचा। और आज उसे पता चला वो इसकी इतनी मदद क्यों करता था। बासिल अहमद के चेहरे पर साया सा लहराया। वो लब भींच गया। मैं उसका साथी नहीं हूँ, मैं बस उसका गुलाम था। वो लजाजत से बोला, जैसे सारी गलती उसकी हो। यमन वहीद ने जख्मी नज़रों से उसे देखा।
कोई किसी का गुलाम नहीं होता, हर इंसान खुद का खुद मालिक है। हम आज़ाद पैदा किए गए हैं, गुलाम नहीं। वो तंजिया हंसी। उसे अंदर से खौफ महसूस होने लगा। उसके लहजे में गहरी काट थी कि वह नादिम हुआ था। कब और कैसे? उसने 3 लफ्ज़ बोले, बस। और बासिल अहमद ने सर उठाकर इसे देखा। 4 साल पहले उस हॉस्पिटल में जहां आप एडमिट थी, उस शख्स ने आपका बिल पे किया था, मैंने नहीं। वो हवा में किसी गैर मुड़ी नुक्ते को घूरते लफ्ज़ों पर दबाव देते बोला और यमन वहीद हैरत के शदीद समुद्र में फिर से गिर गई। जासिब कमाल ने? वो बेयकीनी से बोली, इंतहा की बेयकीनी से। हाँ, वो पहली बार था जब उसे किसी औरत पर यकीन करते देखा, और कहानी तब शुरू हो गई थी। वो सीने पर बाजू बांधे बोला, नहायत हैरत से। उसका अंदाज मजाक का खेस था। वो फ्लैट जासिब कमाल का है जहाँ आप रहीं। आप जिस कंपनी में जॉब करती, वो जॉब भी उन्होंने दिलवाई थी। वो बेड के किनारे बैठकर उसे देखने लगा, जो हैरत से उस सच को सुन रही थी, उस शख्स को जिसने बस इसे तंग किया था। ओके, सॉरी टू से, राइटर से बात हुई अभी भी, तो उनकी कज़िन ने प्रूफ रीडिंग की है और उन्होंने काफ़ी ख़राब प्रूफ रीडिंग की। आपको नज़र आ रहा होगा, ख़ासतौर पे जो रीड करते हैं उनको वर्ड की काफ़ी मिस्टेक है। मतलब इधर 2 जगह पे जॉब आना है, लेकिन उन्होंने जाज़ब उनसे लिखा रह गया, तो प्रूफ रीड करने वाले मैंने भी यही लिखा। उसके बाद क्या कहते हैं, उधर जाज़ब नहीं बासिल अहमद आना है। हम तो खैर सही पढ़ देंगे, लेकिन जो खुद रीड करते हैं उन्हें थोड़ा इशू होगा। चलें, ऐसा क्यों किया? वो बोल ना सकी। क्या जो ज़िंदगी वो जी रही थी वो शख्स की वजह से थी? मुझे ज़्यादा इल्म नहीं यमन, वो जाज़ब कमाल है। अगर मैं इसे समझ जाता तो वो जाज़ब कमाल ना कहलाता। वो बस तुमसे। बासिल अहमद बोलते बोलते रुक गया। यमन वही जैसे इंतज़ार में थी। बासिल अहमद ने उसकी सूजी आंखों में देखा। तुमसे इश्क करता है वो, बस तुम्हें खुद के पास रखना चाहता था। उसने ज़ाहिर किया उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन दर हकीकत उसे सबसे ज़्यादा परवाह थी। ऐसी परवाह जिससे खौफ महसूस हो, जैसे आप हैं अब खौफज़दा। वो इतना जुनूनी क्यों है मुझे नहीं पता। बासिल अहमद ने लब बींच डाले। उसे तकलीफ़ हुई उस शख्स का इजहार इश्क अपनी मोहब्बत से करते। उसके दिल में ठेस उठी। रहमत, वो एक लफ्ज़ी बोली थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान सर पर गिर गया हो। मैं आपको बचा लेता यमन वहीद, अगर मुझे इजाज़त होती। आप उसके सामने बेबस ना होती। मैं आपको उन हालात में छोड़कर नहीं गया था, मुझे भेजा गया था। वो बोला तो गले में कहीं कोई फांसी अटक गई। शदीद गम की वजह से यमन वहीद बस उसे देखती रह गई। आंसू फिसल कर गाल पर लुढ़क आए। हीटर के चलते हिसाब कुछ हद तक पुरसुकून हुए, और फिर उस शख्स की जुनून की दास्तान सुनते फिर से तन गए। उसने रहमत का एक्सीडेंट करवाया, हल्की सी टक्कर का बोला था, ज़्यादा हो गया, आपको बेबस किया और आपको हमेशा के लिए अपना लिया। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था यमन। जाज़ब कमाल, वो सर झुकाए बोला, वो दूसरे शहर नहीं गया था, वो इसी शहर था, बस उस लड़की से दूर था कि उस लड़की को वो शख्स अपने हिसार में लेना चाहता था। उसके लहजे में अधूरापन शामिल हो गया। आपको याद होगा नुमान मलिक जिसने खुदकुशी की थी? बासिल अहमद ने लब दांतों तले दबाते आंसू का गला घूंटा और सर उठाते वापस उसकी बहती आंखों को देखा। वो खुदकुशी नहीं थी, उसने आपको हाथ लगाया था और उसे जाज़ब कमाल ने मार दिया। वो धीरे से बोला तो यमन वहीद ने बेसाख्ता कंग चेहरा लिए लबों पर खौफ से हाथ जमा लिए। फिर भी एक दिलदोज़ हिचकी लबों से आज़ाद हो गई। हॉस्पिटल की आग याद है आपको? वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस पर राज आश्कार कर रहा था, जिसे सुनते यमन वहीद पागल हो रही थी। उसे ये खौफ महसूस होने लगा जाज़ब कमाल से। वो उसने लगाई थी, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के एक डॉक्टर ने आपके कंधे पर हाथ रखा था। बासिल अहमद ने उसके भीगते चेहरे को देखते कहा। उसे तकलीफ हुई उस लड़की को देखकर जिसे वो खोना नहीं चाहता था, लेकिन खो दिया था। उस डॉक्टर की वो उंगलियां कट गई और अहमद, वो बोलते बोलते रुक गया, फिर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते खड़ा हुआ। यमन वहीद खौफ से आंसू से तर चेहरा लिए उसे देखने लगी। जाज़ब कमाल को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। उसने कभी अपने जज्बात किसी पर अयां नहीं किए। वो फिक्र जता कर नहीं करता। उसके पास कोई रिश्ता नहीं है सवाए उसके चाचू के, और अगर कोई उससे रिश्ता जोड़ ले या फिर जाज़ब कमाल का दिल किसी को कबूल कर ले, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। वो उसके लिए जहनी मरीज बन जाता है। ऐसी जुनूनियत जो शुरू ही आखिरी हद से होती है। बासिल अहमद मुतफक्किर सा बोला, जैसे 10 साल का तजुर्बा बयान किया हो। और ऐसा ही था। यमन वहीद बेसाख्ता चौंक उठी। वो तो इससे इश्क करता था,
तो इसकी जुनूनियत किस हद तक गई थी फिर? आपको याद है बरसती बारिश में जब आप हॉस्पिटल जा रही थी और 2 लड़कों ने आपको रोक लिया था? उसने यमन वहीद की तरफ देखा, जिसने डरते हुए उस बात में सर हिलाया। आपको बचाने वाला मैं नहीं था, वो जाज़ब कमाल था। आपकी बहन को बचाने वाला भी वही था, यमन वहीद। बस मंजर पर मैं पाया गया। उसने खुद को अया नहीं किया, उसने इन लड़कों को भी मार दिया। वो गहरी सांस भरते बोला तो यमन वहीद हैरत में चली गई। वो क्यों महसूस नहीं कर पाई उस शख्स का लिमस? क्यों आखिर? आप रोई थी ना अपनी बहन की हालत पर, तभी उसने ट्रक ड्राइवर को मार दिया। हालांकि इसे एक्सीडेंट का बोलने वाला भी वो खुद ही था, बस उस ड्राइवर ने ज़रा ज़्यादा कर दिया। बासिल अहमद ने कंधे झुकाते उसका लहजा एहसास से आ रही था। यमन वहीद उस पागल शख्स की दास्तान को सुनती गई। वो मंजर आम पर सिर्फ एक बार आया था, जब आपकी इज्जत को पूरी दुनिया की मीडिया पर उछाला गया। बस तब वो मंजर आम पर आया था फ़क्त। बासिल अहमद ने इसे कुछ याद करवाया। यमन वहीद को बेसाख्ता वो मंजर याद आए। हाँ, वही तो वो दिन था जिस दिन के बाद जाज़ब कमाल के लिए दिल ने धड़कना शुरू किया था। तो तुम्हारे हाथों के जख्म? यमन वहीद ने बेसाख्ता पूछा। उसने बासिल अहमद के हाथ पर भी तो जख्म देखे थे ना? वो तो आपको हाथ लगाने की वजह से जला दिए थे सर ने, और गोली भी उन्होंने मारी थी। अस्तगफिरुल्लाह। हमने बहुत से पोजेसिव हीरो पढ़े हैं, क्योंकि हमारा यही काम है नावल को रीड करना। बहुत से पढ़े हैं, आपको शायद आदमी से ज़्यादा को पता हो। हमने काफ़ी नावल पढ़े हैं हमने, बट ऐसा नावल कभी नहीं पढ़ा। मतलब ऐसी पोजेसिवनेस नहीं पढ़ी, मतलब पागलनेस नहीं पढ़ी। इस साइको ऐसे है नहीं मरीज कभी नहीं पढ़े कि जिसमें उसने सबको मार दिया। तो मतलब वो पिछले 4 साल से उस पर नज़र रख रहा था, और सब लोग कह रहे थे अचानक जाज़ब को यमन से मोहब्बत कैसे हो गई। तो ऐसे हो गई। अब देख लें, पिछले 4 साल से, और उसने सबको मार भी दिया, उसे देखने वाले तक को। और उस ऑफिस बॉय ने जो था उसने उसकी मदद की थी। उसका हाथ ज़रा सा टच हुआ था यमन वहीद से कॉफ़ी देते हुए, तो उसने उसको भी मार दिया। और मारा भी किस स्टाइल में? जार में उंगलियां काट कर रख दी, ऐसा कुछ भी, आगे निकाल के। तोबा तोबा। वो धीरे से हंसा। यमन वहीद की आंखें हैरत से फैल गई। 4 साल से वो क्या से क्या बन गया। आपने सर के हाथ नहीं देखे? शायद उन्होंने छुपा लिए हों। वो बोलकर खामोश हो गया। और ऐसा ही था, वो अपने हाथ छुपा रहा था। हाँ, वही हाथ जल गए थे उसकी बहन को बचाते। हाँ, एक एपिसोड में था ना, पिछली एपिसोड में आई थिंक, जिसमें वो अपने हाथ को छुपा रहा था। एंड पे राइटर ने लिखा था वो ऐसा किरदार था कहानी का जिसने अपने हाथों से अपनी कहानी चला डाली। वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत जुनूनी है। ये बात मुझे तब पता चली जब मुझे गोली मारी थी उन्होंने। बासिल अहमद उसे देखते बोला तो वो बेयकीनी से खला में खोने लगी। मतलब जिन जिन लोगों ने इसे देखा, उसे छुआ, उस शख्स ने उन सबको सजा दी। तुम कसूरवार हो बासिल अहमद। एक बार फिर से जुल्म को खामोशी से देखने वाला और उस पर पर्दा डालने वाला भी कसूरवार होता है। वो सोफे से उठते चीखती आंसू आंखों से रवा हो गए। वो शख्स अपनी जनूनियत में पागल हो गया था। वो शैतान है। वो बुरी तरह सिसकते फिर से चीख पड़ी थी। बाहर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ उभरी और कदमों की वाज़ेह आहट पर वो सहम कर पीछे हुई थी। शैतान का नाम लिया और आपका ज़ाती शैतान हाज़िर है मेरी जान। वो कदम कमरे की जाने बढ़ाते सख्त आवाज़ में बोला। एक एक लफ्ज़ पर दबाव बढ़ाते यमन वहीद ने नफ़ी में सर हिलाया। बासिल अहमद ने बेबसी से उसे देखा। वो अब कमरे के दरवाजे के वस्त में खड़ा उन दोनों को खूंखार नज़रों से देख रहा था। उसकी निगाहों में आग की सी तपिश थी। तो गोया साबित हुआ, जाज़ब कमाल अगर पागल जहनी मरीज था भी तो अपनी इश्क की जनूनियत के लिए था, और इसके इश्क की जनूनियत यमन वहीद थी। वो अपने इश्क के मामले में इतना जुनूनी क्यों था? इस क्यों का जवाब उसके माजी के वराक में कहीं गुम था। जारी है। इससे ज़्यादा हम वजाहत नहीं दे सकते। बस यही वजाहत है कि जाज़ब कमाल यमन वहीद से इश्क में बहुत पोसेसिव है। इस वजह से इसे देखने वाले को भी नहीं छोड़ता। ये राइटर ने लिखा है, ठीक है, ये खुलासा है। ओके, तो अगर इससे ज़्यादा वजाहत चाहिए होगी ना तो हमसे कमेंट में बता देना, हम अगली किस्त में कर देंगे। ठीक है, यही है कि वो उससे 4 साल पहले जब हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी से लेके आया था ना, पहले ही ऐसा शक हो रहा था। जब उसे लेके चल रहा था, उसके नोज पिन को बार बार देख रहा था थोड़ा थोड़ा, और जब उसने इसे हाथ लगाया तब मतलब उसे मोहब्बत होगी। तो
मतलब एक होता है ना जहनी मरीज, अब वो ऐसा क्यों है, इस क्यों का जवाब उसके मासी में छुपा है। राज तो खुल गया, राइटर ने जो राज कहा था वो ये था कि उसने उसके लिए सब लोगों को मार दिया। मतलब उस दिन जो बारिश में वो हमने पढ़ा था, हमने सबने कहा था, बल्कि हमने खुद भी कहा था जाज़ब कुमाल ऐसा क्यों है, उसने क्यों छोड़ा। मतलब जब उसकी बहन हॉस्पिटल में आग लगी थी तो वो यमन खुद अकेली गई थी, सब भी कह रहे थे जाज़ब कुमाल क्यों नहीं किया, और बासल ने क्यों बचाया यमन वहीद को। हालांकि बासल ने नहीं बचाया था, जाज़ब कुमाल ने यमन वहीद को बचाया था। और बचाने के बाद मंजर यहाँ पर यानी कि जब जब भी उसकी मदद हुई है ना, तो वो बासल ने नहीं जाज़ब ने की है, बस मंजर यहाँ पर नहीं आया वो। तो ये है छोटा। और जो उसने जिस चीज़ को मतलब उसने देखा है ना, मतलब यमन वहीद के साथ जिसने बदतमीजी की है ऐसा कुछ भी, तो उसने उनके हाथ काट के वो फलाना ऐसा कुछ भी करके ना उसकी उंगलियाँ काट के जार में बंद कर दी, शीशे के जार में। और वो कमरा भयानक सा, तौबा तौबा। ओके, इससे ज़्यादा हम वजाहत नहीं दे सकते। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है। 52 एपिसोड पढ़ते हैं, ठीक है। चले, मिस्टर पजेसिव लव एपिसोड 52, नावल दिया ज़ारा नॉवेल्स टोरंटो को बेस्ट वेट हाउ में परमिशन ऑल राइट सर्व टू दिया ज़ारा नॉवेल्स। फजर बरसती बारिश में उसने गर्दन मोड़े, सर ऊपर उठाते बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की की सब्ज आंखों में झांका, जहाँ नफरत और हकारत का एक अलग ही जहाँ रक्स कर रहा था। वो कंक रह गया, उसे लगा वो दूसरा सांस नहीं ले पाएगा। आज पहली बार उसका लहजा, उसके अल्फाज लड़खड़ा गए, और वजह वो लड़की थी जिसके लिए वो अपनी हर गलती संवारने का दावा कर रहा था। किसी को बर्बाद करके कैसे सुकून से आमीन बोल सकते हो तुम? वो गुस्से से फूलती सांसों के दरमियान बोली। बारिश ने उसके चेहरे को बुरी तरह भिगा दिया, उसका बुर्का उसके जिस्म से चिपक गया हो। हवा उसके चेहरे से टकराती उसे ठठराने पर मजबूर कर रही थी। बर्बाद? वो बहुत धीमी आवाज में बोला। शहद रंग आंखों में जैसे कई किरचियों के टूटने की रमक पैदा हुई। तेज बरसती बारिश में उसकी आवाज दब गई थी, लेकिन वो नजरें फिर भी उस लड़की के चेहरे पर जमाए खड़ा था, जैसे उसके चेहरे पर खुद के लिए रकम नफरत को देख वो जियत का मजा चखना चाहता हो। और कितना गिरोगे तुम कायान सिकंदर? एमा याद है तुम्हें? आंसू का एक कतरा बेमोल होता उसकी सुरग होती गाल पर लुढ़का और बारिश के कतरों के साथ मिलता जमीन पर गिर गया। उसकी बात पर कायान सिकंदर को 4 साल पहले की एक रात बेसाख्ता याद आ गई। क्या हुआ? शर्मिंदा हो रहे हो? वाह, कायान सिकंदर, शर्मिंदगी? खूब, बहुत खूब। वो सिसकते हुए ताली मारने लगी, बिल्कुल किसी पागल दीवानी की तरह। उसका खुद का दिल बेसाख्ता बेचैन हो गया। दिल ने कुछ पुकारना चाहा, जबकि दिमाग ने इसे बुरी तरह सरजनिश करके खामोश करवा दिया। एमा मरियम ने खुदकुशी कर ली थी। मेरी कजिन थी वो, बदकिरदार शख्स। और तुम्हें क्या, मैं यूं ही किसी ऐसे शख्स से निकाह कर लूंगी जिसका किरदार ऐसा गंदगी का ढेर हो? ओह माय गॉड। तो वो जो स्टार्टिंग में एमा थी ना, जो उसे कह रही थी ऐसा ना करो, वो कहता है मोहब्बत तो की थी मैंने तुमसे, ऐसा कुछ। मतलब स्टार्टिंग में कायान सिकंदर का सबसे फर्स्ट सीन वही था। वो एमा जो जिसने मरियम ने खुदकुशी की थी, वो एमा और मरियम दोनों सेम थी, और ये इसकी कज़न थी। मतलब क्या हो रहा है स्टोरी में? ये लव स्टोरी है। बहुत अचानक उसने हाथ नीचे झटक दिए। वो चीख कर बोलते उसके सीने पर बेसाख्ता सख्ती से दबाव देती उसे धक्का देगी। बारिश की फवार बहुत मध्यम होते बंद होगी। अलबत्ता तेज हवा ने उन दोनों को झंझोड़ कर रख दिया। 4 साल पहले का सड़क हादसा याद है तुम्हें? वो शख्स जो गायब हो गया था हॉस्पिटल से, या तुमने इसे मार दिया? वो मेरा बाप था कायान सिकंदर। वो गुस्से से चीख कर बोली। धुले धुले सुरख चेहरे पर आंसू की लकीरें रोनमा शुरू हुई। उसके हाथ लर्ज उठे, जो पूरी कुव्वत के बावजूद उस शख्स को बहुत धीरे से मार रहे थे। वो सिसक पड़ी। वो शख्स की सांसें एकदम दुरुस्त होगी। उसने गुस्से से भी साख्ता मुठ्ठियां बीच डाली, जबकि वो लड़की लड़ रही थी, न जाने तेज हवा के चलते या इतने सालों के बोझ के चलते। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, वो चीखते हुए बोली। उसके लबों से बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा हुए, आंखों से गर्म स्याल हवा ही रहा। सीने में चुभन सी पैदा हुई कि उसका सांस उखड़ने लगा। मैंने तब अपने बाप को इतने सालों बाद पहली दफा देखा था, और यकीनन आखिरी दफा भी। सिर्फ तुम्हारी वजह से नफरत महसूस होती है मुझे तुमसे। दोनों पासे नफरत, दोनों तरफ, ठीक है, पंजाबी बोल दी हमने। वो उसे पूरी कुव्वत से धक्का देते चीख पड़ी। उसकी सब्ज आंखों में तूफान सा बरपा हुआ, जबकि वो जबत से मुठ्ठियां पींच गया। उस लड़की ने उसे पहली बार उसके नाम से पुकारा, भी तो नफरत से। तुम्हारी हैवानियत का खेल मैं ख़त्म कर देती। जब आईसीयू में मेरी कज़िन ने मुझे सब बताया, लेकिन मैंने सही वक्त का इंतज़ार किया। तुम क्या समझते हो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया? नहीं सिकंदर साहब, मैंने खुद तुम्हें मुझसे निकाह करने पर उकसाया।
वो हाथों की लर्जिश और उखड़ती सांस पर काबू पाने की कोशिश करती, आंसू पूंछती नखावट से बोली, जबकि वो 3 कदमों के फासले पर खड़े उसके वजूद को बस अंगारा होती नजरों से घूर रहा था। आपको याद है जब फजर किडनैप होकर यहाँ पे लाई गई थी तो उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई थी, और जब वो उसने सर नीचे झुकाया था तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई थी। राइटर ने ये लिखा था, कोई भी किडनैप होने के बाद लड़की ऐसा नहीं मुस्कुराती, तो ये उसकी वजह थी। तेज चलती हवा भी उसके अंदर लगी आग को कम ना कर सकी। ये सोच भयानक थी कि वो लड़की जिसके लिए दिल धड़कता था, वो लड़की जो दूर कहीं सोई रूह को जगाते उसमें बस चुकी थी, वो यूं ही से धक्का दे जाएगी। हाँ मैंने किया, क्या कर लोगी तुम? वो मुठियां पीछते लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट करते बोला। उसकी शहद रंग आंखें जो हमेशा चमकती थी, आज उन आंखों में गहरी सर्द काई जमी हुई थी। उसकी बात पर वो साकित होगी। उसका दिल जो इस सारे मामले में मुंह मोड़े किसी उम्मीद से बैठा था, वो एकदम डूब गया, और साथ ही उसकी आंख से आंसू की लकीर उसके रुखसार पर फिसल गई। गोया सब तमाम हो गया। अगर मैं उन सबको मार सकता हूँ तो तुम किस गुमान में हो मेरी जान? मजबूत कदम उसकी जानें बढ़ाते वो एक एक लफ्ज पर दबाव देते शफाकियत से बोला। उसके बढ़ते कदमों को देख वो लर्ज कर कदम पीछे लेने लगी। कुछ देर पहले की हिम्मत ये कदम उसके इतराफ पर जवाब देगी। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। मुझ पर नजरें जुमाओ सोचा, इधर उधर देखा तो उनकी भी आंखें निकालूंगा और तुम्हारी भी। उसने झटके से उसकी कलाई पकड़ते उसे अपनी जानिब खींचा। वो बेसाख्ता उसके चौड़े सीने से टकरा गई, जिसकी शर्ट गीली थी। एकदम ठंडी हवा के चलते वो धीरे से कांप उठी। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं, वो हिचकी का गला घोंटते अटकते लहजे में खुद को इसकी पुरतपश गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करते बोली। इसकी बात पर उसकी शहद रंग आंखों के तासर बदले और वहां पुरानी चमक पैदा हुई। तुम कर चुकी हो सोचा कयान, अब मेरा दाव रहता है। उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते हुए शख्स ने मजीद उसे खुद में पींचा। उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर उसने इसकी कलाई को मोड़ते कमर पर पिन किया कि वो कराह कर रह गई। तुम्हें क्या मैं नेक सिफत लगता हूँ? मैंने कितनी बार तुमसे कहा, शराफत और मेरा आपस में कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ तुम्हारी बहन को नहीं, मैंने बहुत सौ को मारा है। ठंडी हवा के झोंके ने जहाँ इसके जिस्म को थरथरा कर रख दिया, वहीं उसकी बात पर वो साकित आंखों से उसे देखने लगी, जिसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त कर गया कि वो सिसक पड़ी। वो लड़की याद है जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ था? हम पहली बार मिले थे, जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था, वो मैंने करवाया था। वो निम लबों पर जुबान फेरते उसकी जानिब झुकते लापरवाह से अंदाज में बोला, जबकि उस शख्स की शहद रंग आंखें वो सफाकियत से भरी पड़ी थी। वो उसके हसार में मचल गई। उसकी आंख से नमकीन पानी का कतरा नीचे गिरा। वो बस उस शख्स को देखेगी। तुमने मुझे उकसाया शादी के लिए फजर रिजवान, मुझे कयान सिकंदर, बहुत बहादुर हो गई है तुम। वो झटके से उसे कलाई से पकड़े घुमाते उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाए, उसके गले पर बाजू से दबाव बढ़ाता कि उसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई। वो शख्स किस हद तक फरेबी था। तुम एक फरेबी धोखेबाज शख्स हो। वो हलक में जैसे फंदा सा अटक गया, सांस वहीं कहीं सीने में उलझने लगा। वो बामुश्किल बोली, अलबत्ता उसके आंसू उस शख्स की बाजू पर गिरे। उसने चेहरा उसके कान के करीब झुकाया। हूँ तो तुम्हारा ही ना मेरी जान। उसके कान के करीब झुकते वह सर्द लफ्ज़ों को तिलिस्म में जकड़े जैसे इसे किसी शहर में खींच गया। वो सांस रोक गई। नफरत है मुझे तुमसे, वो इसकी अपने गले पर ढीली गिरफ्त पर फंकारी, जबकि वो उसके कान के करीब झुका ही कहका लगा कर हंसा। कोई नई बात नहीं है ये सोचे कयान, बस उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जिन लफ्ज़ों का असाला तुम कर सको। याद रखना, कयान सिकंदर ढीठ भी भला का है, माफ़ करने वालों में से नहीं, सज़ा देने वालों में से हूँ। उसने झटके से उसे खुद से दूर झटक दिया। फजर रिजवान ने अपनी गर्दन से हिलाई। उस शख्स की तपती गिरफ्त किसी गर्म सलाह की मानद साबित हुई जो गले का तोक बनी थी। मैं तुम्हें अपनी नफरत में मारूंगा फजर रिजवान। वो लब भींच गया। उसकी सफाकियत भरी आंखों में एक नमी की प्रेत चढ़ गई। उसके गीले नम बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी बात और लबो लहजे पर उस लड़की का दिल जैसे एकदम थम गया, लेकिन वो फिर भी नखावट से हंसती, ऐसी हंसी जिसमें कोई लुत्फ ना था, जिसमें कोई सच्चाई ना थी, एक खोखली हंसी। तुम एक गिरे हुए इंसान हो। उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी उस लड़की के सामने यकदम कुछ दिन पहले का उसका पुरनूर चेहरा घूम गया, जहाँ वह नमाज पढ़ रहा था। उसकी जुबान बेसाख्ता लड़खड़ा गई। तुम लड़खड़ा रही हो, और अब ऐसे ही लड़खड़ा जाना तुम्हारा मुकद्दर है फजर रिजवान। वो इसके वजूद की हशर समानियों से नजरें फेर गया। उसने दूसरी नज़र तक डालना उस लड़की पर गवारा ना की। अपने वजूद का ख्याल रखो। यूं मुंह उठाकर गिरे हुए इंसान लोगों के सामने अकड़ कर नहीं खड़ा हुआ जाता।
उसने अपनी जैकेट उतारी और उसकी जानिब जाते नहायत एहतियात से उसके कंधे पर फैला दी। ये बेस्ट सीन होता है दिया ज़हरा के नावल में, जब दानियल अपनी शाल फैला देता था। चाहे जितना मर्जी गुस्सा हो, नफरत हो, कुछ भी हो, लेकिन फैला देनी है। ऐसी जाज़ब कमाल ने भी फैलाई थी ना, जब यमन बारिश में भीग कर आई थी, उसने भी अपना लॉन्ग कोट उतार के फैला दिया था। ओके, आगे पढ़ते हैं, छोड़े। उसके माथे पर बल नुमाया हुए थे, जबकि वो इसकी इतनी बेबाक बात पर नजर जमीन पर ही गाड़ गई। तुमने शट अप। वो उसकी बात बेसाख्ता काट गया। उसने लब नीचे और आंखें जोर से मींचते उसकी पुष्ट पर खड़े होते उसके दोनों कंधों पर हाथों से दबाव डाला। वो लब नीचे सांस रोकी। तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। मैं सोचा तुम मेरा कहर बर्दाश्त करोगी। उसने गर्दन मोड़ कर देखा। दूर से पुलिस इनकी जानी भी आ रही थी, जबकि उस लड़की को लगा जैसे उसने बहुत कुछ गलत कर दिया हो। उस शख्स का टूटा शिकस्ता लहजा, उसकी बातें थी ही ऐसी, दिल पर तीर की तरह चुभने वाली, दिल को जख्मी जख्मी कर देने वाली। वो उसकी चालाकी पर धीरे से ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुम जो कर चुकी हो ना, उसका हिसाब मैं बहुत जल्द लूँगा। इस वबाले जान को खुद की जान पर सहने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें बताऊँगा गिरा हुआ बदकिरदार शख्स कैसा होता है आखिर। उसने हाथ उसके कंधे से हटा लिए और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, कुछ यूं कि वो इसके पीछे बिल्कुल छुप सी गई। वो पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की को देख नहीं पाए। कैसी बदकिरदारी थी ना उस शख्स की कि वो अपनी बीवी पर किसी गैर की नजरें तक नहीं पड़ने दे रहा था। हाय, फजर रिजवान का लगा वो वाकई गलत कर गई है, जिसका असाला बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। उसके दिल ने एकदम तेजी से धड़कना शुरू किया। सर, आपके खिलाफ आपकी मिसेस ने शिकायत दर्ज की है कत्ल की, और FIR दर्ज हो चुकी है, इसलिए आपको हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। पुलिस ऑफिसर ने तहम्मुल से कहते गर्दन टेढ़ी करते पीछे खड़ी लड़की को देखने की कोशिश की, जिस पर शख्स के माथे पर तेवरी चढ़ी। वो जबड़े बुरी तरह पीछ गया। अपनी नजरें ठिकाने पर रखो ऑफिसर, वरना फिर कोई आकर मुझे अरेस्ट कर रहा होगा कि मैंने ऑन ड्यूटी ऑफिसर का कत्ल कर दिया। वो खूंखार नजरों से ऑफिसर को देखते ठंडे ठाल लहजे में बोला, जिस पर ऑफिसर ने हड़बड़ाते नजरें चुराई। तुम अगर भाग सकती हो तो भाग जाओ फजर, मेरे सामने मत आना। उसने पलटकर उस लड़की को देखा, जो आंखों में न जाने कैसे गुस्सा जमाए बैठी थी, वरना तो उसके चेहरे के तासरात ही अजीब थे। उस शख्स की हालत को देखते जिसकी आंख से आंसू का कतरा बड़े वाज़े अंदाज में जमीन पर गिरा, जिस पर उसने अपना भारी कीमती जूता रखकर इसे मसल दिया, जैसे उस लड़की के लिए गिरे गए अपने आंसू का नामो निशान मिटा देना चाहता हो। वो ऑफिसर्स के साथ वहां से निकल गया, जबकि किसी ने उसके होते उस लड़की को देखने की जुर्रत तक नहीं की, और सब उस ठंडी हवाओं के जकड़ में वो अकेली वहां खड़ी थी। ये क्या कि सबसे बेआं दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी। ये कर्ब क्या है कि तू सामने है और हमें शुमार अभी से जुदाई की साहतें करनी। कोई खुदा हो कि पत्थर जिसे हम चाहें तमाम उम्र इसी की इबादतें करनी। सब अपने अपने करीने से मुंतज़िर इसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। हम अपने दिल से ही मजबूर और लोगों को ज़रा सी बात पर भरपा के आमदे करनी। मिले जब उनसे तो महब सी गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से सौ वजाहतें करनी। ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो रास ना ही मोहब्बतें करनी। कभी फराज ने मौसमों में रो देना, कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी। अहमद फराज। हाय, शिकस्ता कंधों पर उसकी जैकेट हवा की दोष पर जरा सा हलचल कर रही थी। वो सड़क के किनारे चल रही थी, इंतकाम लेना चाहती थी। वो उस लड़की ने निकाह खुद किया था इंतकाम लेने के लिए उस शख्स से। जब वो उस शख्स से दूर होकर वापस 4 साल बाद उस शख्स से मिल गई तो उसे लगा वो एक सुनहरी मौका था। मरियम ने ICU में अपने आखिरी लम्हों में ही उसे कयान सिकंदर के बारे में बताया, अपनी खुदकुशी की वजह कयान सिकंदर को बताया था उसने। और फजर रिजवान के दिल में तब से उस शख्स के लिए नफरत थी। उफ, ये 4 साला नफरत। वह ठंडी हवाओं के जर में बेबस सी सड़क पर चल रही थी जब उसे याद आया था वो एक्सीडेंट। हाँ, वो शख्स जो गाड़ी के सामने आया वो इसका बाप था। लेकिन क्या फजर रिजवान ने सोचा, उसे तो शुरू से बताया गया था उसका बाप मर गया है, फिर अचानक वो कैसे जिंदा हो गया? जबकि अपने बाप को पहली बार उसने तस्वीर में देखा था, और सड़क के किनारे पड़े उस शख्स को देखते वो पहचान गई थी अपने बाप को। उसके दिमाग में सब उलझ गया। उसने बस इंतकाम लेना था, सो उसने ले लिया। उस लड़की ने उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, जिसके चेहरे का नूर देख ही वो जामिद हो गई थी। वो इस फ्लैट पहुंची थी जहां वो यमन वहीद के साथ रही थी। डोरबेल देने पर सामने से रहमत ने दरवाज़ा खोला। वो तेज़ी से उसके गले लग गई। उसका दिल रो रहा था, जबकि दिमाग इस चीज़ की नफ़ी कर रहा था कि वो ना रोए। उसने जो किया वो सही किया।
रहमत हैरान हुई थी उसकी हालत पर। उसने उसे अंदर लाते सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे वो खाली नजरों से देखने लगी। इंतकाम लेने के बाद भी वो क्यों खुश नहीं थी? वो यही तो चाहती थी कि वो उस शख्स को बर्बाद कर दे, और उसने कर भी दिया था। फिर क्यों नहीं? यमन कहाँ है? इसने खुद को नॉर्मल करते पूछा। रहमत ने बदले में इसे सारी बात बता दी, जिससे सुन वो हैरान हुई। फिर इस बात में सर हिला के, तुम ठीक हो अब? सुर्ख होती आंखों समेत उसने खाली खाली नजरों से रहमत को देख पूछा, जिस पर वो उस बात में सर हिला गई। सारी बात अपनी एक्सीडेंट की और ऐसे वाली बताई है। जाज़ब की तो उससे, जाज़ब का जो सच है वो नहीं, क्योंकि उससे मुलाकात ही नहीं हुई। रहमत की कौन सा मुलाकात हुई है यमन से? इसलिए जब किसी से इंतकाम लेना हो ना, तो अपने दिल को साइड पर रखकर उसकी शख्सियत को तस्खीर करना चाहिए। और फजर रिजवान ने ऐसा नहीं किया। अब वो उसकी शख्सियत से दूर थी और दिल वो वहीं कहीं अटक गया था। अब दिल तड़प रहा था, कसक रहा था। कैसी ख्वाहिशात करने लगी हो तुम बीवी? उसकी तेज आवाज और सर्द ठंडे ठाल लहजे पर वो सहम कर कदम पीछे को ले गई। जो बड़ी तेजी से उसकी जानिब बढ़ते उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जो आंखों में खौफ लिए उसे देख रही थी। मुझे अपनी आंखों के सामने शैतान बनते देखना चाहती हो ना? तभी आई हो ना तुम इस कुत्ते के घर? वह एक तरफा हंसते सर को उस बात में कई बार हिलाते तंज से बोला कि वो इसकी बात पर साकित नजरों से उसे देखते सहम सी गई। अपनी औकात से बाहर कदम नहीं रखते बेगैरत। उसने एकदम पलटते एक जोरदार पंच पास खड़े बासिल अहमद की नाक पर झट दिया, जिससे वो इस अचानक हमले के जरिए से लटखड़ा कर टूट गिरा, जबकि यमन ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ जमा कर नफी में सर हिलाया। खौफ से इसकी आंखों से आंसू रवा थे। स्वीटहार्ट, मैंने कहा था ना कुछ गलत मत करना। तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात? मैं तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम। वो जुनून और दीवानगी की कैफियत में उसके कंधे पर हाथ जमाते बड़े नरम लहजे में बोला, जबकि जुमले के आखिर में उसने इसके कंधों पर दबाव हद दर्जा बढ़ा दिया कि वो बेसाख्ता से सिसकते हुए हाथ अपने मुंह से हटाते, उसके हाथों पर रखते, उसके हाथ अपने कंधों से हटाने की कोशिश करते, रोते हुए नफी में सर हिला गई। तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाती हो। अच्छी बीवियां ऐसा नहीं करती स्वीटहार्ट, ये गुनाह है। वो मुस्कुरा कर बोला। ये पागल हो गया। यमन में ही इतने रोती आंखों के दरमियान उस शख्स की खतरनाक मुस्कुराहट देख, जो बहुत अजीब थी। उसने एक चिमटी नजर गर्दन मोड़ कर दूर सर झुकाए खड़े बासिल अहमद पर डाली और तंजिया मुस्कुराया। मुझे जाने दो, वो लड़खड़ाते लफ्जों से बामुश्किल लटकते हुए बोली। उसकी आवाज रंध गई, हलक में फांसी अटक गई, कुछ बोला ही ना गया। वो इतनी दीवानगी की कहाँ कायल थी? बकवास मत करो स्वीटहार्ट, तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैंने कहा था ना, तुम अपनी आज़ादी के लिए तरस भी जाओ तब भी तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। वो दरिश्त लहजे में बोला और इसकी बाजू दबोचे उसे अपने साथ लिए घसीटते चलने लगा, जबकि वो बार बार पलटकर सर झुकाए खड़ी बासिल अहमद को देख रही थी, जिसकी आंखें सपाट थी। जबकि वो शख्स पागल हो गया था, जैसे उसकी बातों उसका पल पल बदलता लहजा, कभी हंसना कभी गुस्सा करना, कभी रोना, वो उस लड़की को पागल कर रहा था। मैं आता हूँ। फोन रिंग पर इसने फोन कान से लगाते अगली जानिब की बात सुनते गाल कट कर दी और रोती हुई उस लड़की को गाड़ी में फेंकते खुद ड्राइविंग सीट संभाली। तुम पागल हो गई हो, जाने दो मुझे। वो चीख पड़ी थी। उसने बुरी तरह अपने बाल नोच डाले कि उस शख्स के माथे पर तेवरी उपड़ी। खबरदार, अगर तुमने अपने वजूद के साथ कुछ किया, तुम्हारे वजूद पर क़यामत बर्पा करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। वो गुस्से से धारता, एकदम ही आखिर में शौक होता उसकी तरफ देखते आंख विंक कर गया। ये बाकी पागल हो गया है। जबकि वो साकत बहती आंखों से इस शख्स को देखने लगी, जो गिरगिट को मात देते तासरात और लबो लहजा बदल रहा था कि खुदा की पनाह। उसने बहुत धीरे से एक हाथ स्टेयरिंग से हटाते उसकी तरफ उसकी बेहिस्सो हरकत वजूद को नोट करते हुए उसकी मखसूस नस को दबाया कि वो सीट पर होशो हवास से बेगाना होकर गिर गई। तुम्हें छोड़ दूं यानी मौत को गले लगा लूं? उसे देखते वो सख्त लहजे में बोला। इसकी आंखों में अलग जुनून सवार था। वो इसे घर छोड़कर स्टेशन जाने वाला था। थोड़ी देर पहले उसके आदमी ने कॉल करके उसे सरसरी सा बताया था कुछ जारी है। हमें पता है किस्त इतनी अच्छी नहीं होगी। दरअसल दिल नहीं था लिखने का और टेंशन थी कि कल काफ़ी देर से नहीं दी, इसलिए लिख दी। जैसी लिखी गई, खैर अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर खलास का मतलब होता है ख़त्म। ओके, टेंशन यही थी, क्या कहते हैं वो जंग ऐसे हुआ ना, जंग का तो इसकी थी। उसके साथ दिल नहीं कर रहा, और जब दिल ना करे ना तो वो किस्त अच्छी नहीं लिख पाती। मतलब
वैसे नहीं लिखी जाती जैसे लिख होती है, इस वजह से नहीं वो लिखती, क्योंकि स्टोरी का एंड चल रहा है और एंड पे आके सारा चार्म ख़राब हो जाए ना तो कुछ मज़ा ही नहीं है फिर स्टोरी में। खैर जैसे भी है अच्छी लगी हमें, तो अच्छी थी। सबसे ज़्यादा तो हम इस चीज़ पे शौक है कि अगर फजर ने इस पर इल्ज़ाम लगाया तो कयाम भी आगे से कहता है तुम किस गुमान में हो मेरी जान। नहीं मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, दोनों की बीवियाँ रूठ गई, दोनों की पहले भी रूठी थी, दोनों ने मना लिया, अब फिर रूठ गई हैं। और अब तो इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही है ना, काफ़ी अब जाज़ब का राज रहता है, नहीं राज नहीं, उसका माजी रहता है और साथ में क्या कहता है कयान का भी रहता है। फिलहाल राइटर ने बोला है कि वो ना कल को असीर आलम, मतलब ना जो अगली एपिसोड होगी ना आपको मिलेगी, उसमें फर्स्ट पे असीर आलम और क्या कहते हैं अब हीरावान का सीन आएगा फिर, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग सा मतलब स्टोरी का क्लाइमेक्स चल रहा है तो कुछ ऐसा वैसे ही सीन आएंगे, रोने वाले या हर्टिंग करने वाले, तो ऐसे कुछ। और वैसे भी आपको पता है ये एक जहनी मरीज ही समझ ले, पागल साइको हो गया जाज़ब। ऐसे इंसान कैसे होते हैं, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी कुछ कर है, कभी कुछ, हमें चिड़चिड़ी सी फील होती है, ऐसे पढ़कर अजीब सा फील हो रहा है। साइकोनेसिस ही, हमने इतनी पोजेसिवनेस कभी कभी किसी नावल में नहीं देखी कि मार ही दिया बंदा ही टपका दिया। खैर हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नावल की किस्त आपको कैसी लगी लास्ट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा डियर रीडर्स, और चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वैसे तो उनको तो नहीं है कुछ भी, वो कहती नहीं है कहने को हमें, लेकिन हम बोल रहे हैं कि चलिए आप सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़।